नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का। रीट की बात चल रही थी और सीईटी के बारे में बात कर रहे थे, कोशिका के बारे में हमने बात करी थी। डायग्राम देख रहे होंगे आप लोगों ने। कल हमने जो बात करी थी कोशिका के बारे में बात करी थी कि किस प्रकार से कोशिका द्रव्य की बात हुई थी, कोशिका झिल्ली यानी कोशिका भित्ति और जीव द्रव्य के बारे में बात करी थी, केंद्रक के बारे में बात करी थी मैंने, और ये हम सब पढ़ चुके हैं। हाँ दोस्तों, आज में जो पढ़ना है वो पढ़ना है कोशिका झिल्ली की पूरी संरचना किस प्रकार की है और कौन कौन से उसके ऊपर मॉडल दिए गए हैं। कुछ ट्रिक के ऊपर बात करेंगे हम, कैसे हम याद रख सकते हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनेंगे, उठेंगे। साथ ही साथ में हम बात करेंगे 9th क्लास में किस प्रकार से इस चैप्टर को दे रखा है, क्योंकि रीट में हो या किसी भी एग्जाम में हो, 9वीं 10वीं से आप जानते हैं कि ज्यादातर क्वेश्चन उठ सकते हैं या उनकी किताबों से उठते हैं, एनसीईआरटी की हो या आरबीएससी की बुक हो। तो ऐसी कंडीशन में जो हम बात करेंगे आज पूरा का पूरा कोशिका झिल्ली पर बात करेंगे। कोशिका झिल्ली आप लोग समझ चुके हैं कि ये पतली झिल्ली है और कैसी है, लचीली झिल्ली है। इसका जो निर्माण होता है वसा है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है और जल से होता है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? ये जो बाहर की तरफ बनी हुई झिल्ली है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। सामान्यतः देखने पर ये एक पतली सी झिल्ली नजर आ रही है, लेकिन ये भी इसको अलग अलग मॉडल से नाम के जाना जाता है। सबसे पहले इसके बारे में सन 1935 की बात कर रहा हूं मैं। दो व्यक्ति थे, उन्होंने इसके बारे में बताया। डेनियल था एक तो, और एक डेविस थे। उन्होंने इस झिल्ली के बारे में बताया और उन्होंने कहा कि एक बाह्य संरचना होती है, एक आंतरिक संरचना होती है, ये प्रोटीन की बनी होती है और बीच में एक वसा के स्तर बने होते हैं। पूरा किस तरह से इसको समझाने के लिए पहले हमको इस एक डायग्राम को मिटाना होगा और यहां पर अपने को लिखना होगा। तो आप हेडिंग डालिए कोशिका झिल्ली। बोर्ड को रब करने के बाद में अपन हेडिंग डालेंगे कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो जंतु कोशिका है उसका सबसे बाहरी आवरण है। क्या लिख सकते हैं अपन? जंतु कोशिका का सबसे बाह्य आवरण, जो हमारी जंतु कोशिका है उसका सबसे बाह्य आवरण, यानी कि पादप कोशिका में इससे भी बाहर एक संरचना पाई जाती है और उसे हम कहते हैं कोशिका भित्ति। तो ये नोट डाल के आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि पादप कोशिका के अंदर क्या पाई जाएगी? सबसे बाह्य आवरण कौन सा होता है? कोशिका भित्ति होता है। कोशिका झिल्ली जो है उसके हमने दो नाम बताए थे आपको, जीव द्रव्य झिल्ली है ना, या कोशिका प्लाज्मा के बारे में अपने बात करी। तो प्लाज्मा झिल्ली अपने कहा था। अब कोशिका झिल्ली जो है वो कैसी होती है? अर्ध चयनात्मक पारगम्य झिल्ली, यानी कि यह झिल्ली ऐसी झिल्ली है जिसमें से कोई भी पदार्थ अगर प्रवेश कर रहा है या पारगम्य है तो वो सभी को आने जाने नहीं दे रहा। यानी कि क्या हो गया? मैं यूं कहूं कि अगर हर पदार्थ कोशिका से भीतर से प्रवेश कर जाएगा ऐसा संभव नहीं है। कुछ एक पदार्थ ऐसे हैं जो कोशिका के भीतर प्रवेश कर सकते हैं और वहां से वापस बाहर निकल सकते हैं। एग्जाम्पल लेके अगर हम समझें तो हमारे 9th कक्षा के अंदर जो बुक है उसके पेज नंबर 69 पर इसका पूरा वर्णन कर रखा है और आप लोग वहां पर देखेंगे तो वहां पर आपको मिलेगी किशमिश, और वहां से भी प्रश्न बनेगा कि अगर किशमिश को पानी में डाल देते हैं तो वो फूल जाती है, यानी कि स्फीत हो जाती है। फूलना या स्फीत होना कोशिका के अंदर किस प्रकार का विलयन पर प्रभावित कर रहा है, और यहीं से हम बात करेंगे अतिपराशरी, समपराशरी और अल्पपराशरी विलयन के बारे में। तो सबसे पहले अपने को पढ़ना होगा कि ये कैसा है? चयनात्मक पारगम्य है, यानी कि पदार्थ आ जा तो सकते हैं लेकिन चयन के माध्यम से आ जा सकते हैं। अच्छा, इस झिल्ली का जो निर्माण होता है या रासायनिक संगठन है, मैंने कल भी आप लोगों को कहा था कि आप अपने मित्रों तक पहुंचाइए इस चैनल को, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है और आप लोगों के लिए उपयोगी है। आपने कोशिश करी है, उन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। रासायनिक संगठन जो बात करूं मैं
तो इसमें वसा पाई जाती है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, और जल के अणु है। यानी कि कोशिका झिल्ली के अंदर वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और जल ये पाए जाते हैं। ये इसका रासायनिक संगठन है। अगर सबसे पहले ये लिखें अपन कि कोशिका झिल्ली का मॉडल कौन सा है, तो इसको समझाने हेतु 3 मॉडल है। यानी कि 3 प्रकार से इसको समझाने का प्रयास किया गया है और तीनों को अपन यहां पर लिखेंगे। सबसे पहले बात हमारे पास में आती है त्रिस्तरीय। कौन सा मॉडल है? त्रिस्तरीय, त्रिस्तरित मॉडल। कब की बात है? 1935 की बात है। देखो ये तारीख बड़ी महत्वपूर्ण है, यूं समझिए सन बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके जस्ट बाद में हमारे पास में आएगा एक झिल्ली मॉडल। एक झिल्ली मॉडल, और यहां पर तारीख हो जाएगी 1953। बस आपको ध्यान ये रखना है कि 35 है और यहां पर क्या हो जाएगा 1953। और इसके बाद में आता है हमारे पास में तरल मोज़ेक मॉडल। तरल मोज़ेक मॉडल, और इसकी डेट होती है 1972। अच्छा, 1972 के अंदर एक व्यक्ति थे, 2 आदमी थे जिन्होंने इसे निकाला। एक तो था सिंगर और दूसरे थे निकोलसन। सिंगर और निकोलसन ना। और त्रिस्तरीय जो मॉडल था उसको सबसे पहले देने वाला कौन था? तो हमारे पास में थे डेविल। एक तो हमारे पास में कौन थे? डेविल, और एक थे डेल्सन। इन दोनों व्यक्तियों ने क्या किया था? त्रिस्तरीय मॉडल के बारे में बताया था। यहां पर एक झिल्ली मॉडल है, और जो हमारे पास तरल मोज़ेक मॉडल है वो किसने दिया? निकल और सिंगर और निकल्स। देखिए सिंगर जो लोग होते हैं वो गाना गाते हैं, और जो गाना गाते हैं अगर अच्छा ढंग का गाना नहीं गाते हैं तो उसको अपन क्या करते थे? बाहर निकाल देते हैं। याद रखिए सिंगर और निकोलसन तरल मोज़ेक मॉडल दिया था। कब दिया था? 1972 के अंदर दिया था। और सबसे महत्वपूर्ण मॉडल भी यही है। अभी की अगर बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण मॉडल यही है। अच्छा, त्रिस्तरीय मॉडल के अंदर क्या था? तो इसमें कहा था कि बाहरी संरचना और आंतरिक संरचना किससे होते हैं? जो मध्य प्रोटीन से निर्मित होते हैं, और इसके मध्य में क्या होगा? फास्फोलिपिड्स पाया जाता है। तो इसमें लिख दीजिए बाहरी व आंतरिक परत प्रोटीन से निर्मित होती है। प्रोटीन से निर्मित होती है। मध्य भाग में वसा या फास्फोलिपिड्स पाया जाता है। फास्फोलिपिड पाया जाता है। देखो मेरी बात को समझना ध्यान से। मैंने कहा कि बाहर और उसकी आंतरिक जो परत है उसके अंदर किसकी बनी हुई है? प्रोटीन की बनी हुई है। जो बीच वाला भाग है वो किसका बना हुआ है? फास्फोलिपिड्स का बना हुआ है। मध्य और बाहर की तो हमने बात कर ली। और ये परत, ये मॉडल कौन सा था मेरे पास में? तो त्रिस्तरीय मॉडल था। अब मेरे पास कौन सा मॉडल आता है? एक झिल्ली मॉडल। यानी कि इसमें क्या होगा? बाहर की तरफ कौन होगा? प्रोटीन होगा। बाहर की तरफ क्या होगा? प्रोटीन होगा। और सबसे आंतरिक भाग में भी क्या होगा? प्रोटीन होगा। यानी ऊपर और नीचे दोनों तरफ तो हो जाएंगे प्रोटीन। इस तरह की संरचना बनेगी। ऊपर की तरफ भी प्रोटीन, नीचे की तरफ भी प्रोटीन, और बीच वाले भाग में हो जाएगी वसा। बीच वाले भाग में कौन हो जाएगी? वसा। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा ऊपरी भाग जो होता है वो 20 एंगस्ट्रॉम मोटा इसका है, प्रोटीन का है। इसका है प्रोटीन का। इन्होंने कहा कि नीचे जो भाग है वो कितनी मोटी परत है? 20 एंगस्ट्रॉम मोटी परत है। किसकी है? वो भी प्रोटीन की है। और मध्य के अंदर 35 एंगस्ट्रॉम मोटा जो भाग है किसका है? वसा का है।
तो इस प्रकार से एकल झिल्ली सिद्धांत के अंदर 1953 के अंदर बात हुई, तब हमने क्या समझा कि 20 एंगस्ट्रॉन, 35 एंगस्ट्रॉन और 20 एंगस्ट्रॉन की संरचना बनी। यानी कि मैं अगर इसका योग करता हूं तो 20 प्लस 35, 35 प्लस 20 इज इक्वल टू 75 एंगस्ट्रॉन जो है वो क्या होगा, इसकी कुल मोटाई होगी। इसकी कुल मोटाई कितनी बात करूंगा मैं, 75 एंगस्ट्रॉन होगी। तो इसमें लिख सकते हैं अपन एकल झिल्ली मॉडल जो है 1953 के अंदर दिया गया था, और इसके अंदर एक झिल्ली ही संरचना सिद्धांत है। इसमें प्रोटीन, दो प्रोटीन की परत के मध्य में एक वसा की प्रोटीन पाई जाती है, या वसा की परत पाई जाती है, और वसा की जो परत है वो दोनों ही प्रोटीन की परतों से अपेक्षाकृत क्या है, बड़ी है या मोटी है। अगर प्रोटीन की ऊपर की परत की बात करें तो 20 एंगस्ट्रॉन है, और जबकि सबसे नीचे वाली परत की बात करें तो भी 20 एंगस्ट्रॉन है। मध्य वाली जो वसा की भाग है उसको कितनी एंगस्ट्रॉन है, वो 35 एंगस्ट्रॉन है। अब हमारे पास में सबसे महत्वपूर्ण आता है तरल मोजेक सिद्धांत। सिंगर और निकोलसन ने 1972 के अंदर, 1972 के अंदर इस सिद्धांत को दिया था, और इन्होंने कहा था कि जो प्रोटीन है वह कभी कभी इस वसा के मध्य में भी पाया जाता है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार का बाहर प्रोटीन है, इस प्रकार का बाह्य प्रोटीन है, ये आंतरिक प्रोटीन है, और ये भीतर में कौन है, वसा है। लेकिन कुछ प्रोटीन जो होते हैं वो इस प्रकार से इस वसा को भी भेद करके अंदर की तरफ पाए जाते हैं, और ये वैसी ही स्थिति है कि ये वसा के बीच में पाया जाना क्या कहलाएगा, समाकलित प्रोटीन। क्या कहलाएगा, इसको समाकलित प्रोटीन के नाम से जानते हैं। क्या बोलेंगे, समाकलित। बीच वाले भाग को क्या बोलते हैं अपन, समाकलित प्रोटीन के नाम से जानते हैं। क्या इस परत को बड़ी आसानी से निकाला जा सकता, नहीं, क्योंकि इसके बीच में जल रागी और जल विरागी, क्योंकि इसके बीच में कौन से जल रागी और जल विरागी कणु पाए जाते हैं या अणु पाए जाते हैं, तो वो कण या अणु आपस में क्रिया करके इतनी जटिल संरचना बना लेते हैं कि उनको आसानी से पृथक नहीं किया जा सकता। सीधी सी कहानी यह है कि त्रिस्तरीय मॉडल जो है 1935 में दिया गया था, एक झिल्ली मॉडल जो था वो 1973 में दिया गया था, और तरल मोजेक मॉडल जो था 1972 में दिया था। और इस सिद्धांत के अनुसार सिंगर और निकोलसन ने जो सिद्धांत दिया था उसके अनुसार समाकलित प्रोटीन पाया जाता। सीधा समझना यह है, एक झिल्ली मॉडल की तरह ही यही मॉडल था। स्पेशल क्या था कि बीच में प्रोटीन जो है वो बीच में भी पाया जाता, पिलर की तरह कहीं कहीं पर बीच में समाकलित होगा, और इसे समाकलित प्रोटीन के नाम से जानते हैं। अब बात ये क्लियर हो जाती है। इसके बाद में हमारे मन में एक प्रश्न उठता है, कि हमने जो कोशिका झिल्ली पढ़ी, उस कोशिका झिल्ली का कुछ ना कुछ तो कार्य होगा। तो देखिए, कुछ ना कुछ कार्य की अगर देखें तो यूं समझ लीजिए कि आपके पास में कोई पानी है या कोई पेय पदार्थ है। कभी आप पानी पूरी खाने गए हो और आपने, कभी आपको घर वालों की याद आ गई हो, तो आपने क्या किया होगा कि पानी पूरी वाला भैया एक काम कीजिए, पानी पूरी भर के दे दीजिए। उन्होंने फटाक से प्लास्टिक की एक थैली ली होगी और उसके अंदर से पानी पूरी भर के ऐसे गठान लगा के आपको दे दी होगी। जनरली पानी पूरी का जो भी मटेरियल है वो आपको भर के दे दिया, और आप भी उसको लेके आ गए। अगर ये थैली नहीं होती तो क्या होता, जो प्लास्टिक की पॉलीथीन की थैली उन्होंने दी है वो नहीं होती तो क्या होता, जो पेय पदार्थ आप ला रहे हैं, जो खाने का पदार्थ आप ला रहे हैं, जो भोज्य पदार्थ आप ला रहे हैं, वो आप तक किसी दूसरे पात्र में लाना होगा। अच्छा देखिए, ये जो थैली है उसको आप अगर दबाते हैं तो पिचक जाएगी, आकृति में परिवर्तन आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से कोशिका झिल्ली भी है, वो सभी पदार्थों का एकत्रीकरण करने का कार्य करेगी। साथ ही साथ में कोशिका झिल्ली, समझने वाली बात यह भी है कि कोशिका झिल्ली जो है क्या करेगी, उसको आकार प्रदान भी करेगी। तो लिख दीजिए कोशिका झिल्ली, पहला पॉइंट लिखना, कोशिका झिल्ली कोशिका को, यानी जंतु कोशिका लिख देना भले चाहे तो, जंतु कोशिका को आकार प्रदान करती है, आकार प्रदान करती है। दूसरी बात, आकार प्रदान करने के साथ साथ में और क्या करती है, तो ये क्या करेगी, आदान प्रदान में सहायक है ना, पदार्थों का आदान प्रदान, आदान और प्रदान करने में भी सहायक है। अच्छा, जैसे कि अमीबा है, अमीबा की अगर मैं बात करूं तो अमीबा के नीचे अंडरलाइन क्यों लगाया, क्योंकि अपन ने द्विनाम पद्धति के तहत अपन ने लगाया है। तो अमीबा जो है, अमीबा के अंदर क्या होगा, कूटपाद का निर्माण करेगी,
और उत्पाद का निर्माण यानी कि चलने के लिए सहायक कौन होगी? कोशिका झिल्ली होगी। कोशिका झिल्ली के कार्य, पहला कार्य क्या होगा? पदार्थों का आदान प्रदान, पदार्थों का आदान प्रदान करती है। दूसरा, विसरण करने में सहायक है। विसरण, विसरण की क्रिया आपको पता, अभी मैंने बताया O2 और CO2 के अंदर क्या होगा? विसरण की क्रिया संपन्न होगी। और आगे हम इसको अभी पढ़ने वाले हैं कि O2 CO2 किस प्रकार से है। तीसरा कार्य क्या करती है? जैसे कि कूटपाद के निर्माण में सहायक है। कूटपाद निर्माण में सहायक भी कौन है? कूटपाद निर्माण में सहायक कोशिका झिल्ली ही है। इस प्रकार से कोशिका झिल्ली जो आकार प्रदान करती है, ये भी लिख लो, है ना, कोशिका को आकार प्रदान करती है, कोशिका को आकार प्रदान करती है, आकार प्रदान करती है। ये मुख्य कार्य हो गए। अब यहां पर अगर किसी कोशिका को हमने उठा करके सीधा उसे पानी में रख दिया, क्या होगा? अगर वो पानी अत्यधिक यूं समझ लेते हैं कि सांद्र है। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है, सांद्र क्या है, तनु क्या है और समपराशरी क्या है, इसको भी हमें समझना होगा। अब 9th क्लास के अंदर एक टॉपिक दे रखा है, हमारे पास में है, उसको पहले हम समझ लेते हैं। 9वीं कक्षा के अंदर आपके पास में एक टॉपिक आता है सांद्र, सांद्र विलयन। यहां पर एक चीज और समझनी होगी। अब विलयन भी लिख दिया मैंने और सांद्र भी लिख दिया। सांद्र का मतलब क्या हो गया? जिसमें विलय की मात्रा, विलय की मात्रा और विलायक की मात्रा। अब मैं यहां पर विलय और विलायक भी लिख रहा हूं, तो केमिस्ट्री आ गई पढ़ते पढ़ते बीच में, और ये हमें थोड़ी सी तनाव देने वाली चीज है। तो इसको पहले समझ लेते हैं, इस चीजों के टुकड़े कर लेते हैं अपन। विलय विलायक क्या है, तो नोट डाल के कहीं लिखना, है ना। सांद्र को समझने के लिए नोट डाल, जैसे आप लोगों ने ये समझिए कि ये एक चाय का प्याला है, आप लोग चाय पी रहे हैं, और इस चाय को पीने के लिए आपने जब चाय बनाई तो उसके अंदर शक्कर आप लोगों ने डाली होगी, शर्करा डाली होगी, है ना, डाली होगी शक्कर। तो अगर आपने मान लो 1 कप के अंदर आपने 2 चम्मच डाली है, और उसी प्रकार का 1 कप और है, उसी प्रकार का 1 कप और है, और उसके अंदर आपने 3 चम्मच शक्कर डाल दी है। कितनी चम्मच? 3 चम्मच। बताओ कौन सा चाय अधिक मीठी होगी? 3 चम्मच वाली। अब 3 चम्मच वाली चाय अधिक मीठी हो जाएगी, यानी कि क्या हुआ कि इसकी सांद्रता ज्यादा है। शक्कर की सांद्रता कहां ज्यादा है? 3 चम्मच में। 2 चम्मच में सांद्रता अपेक्षाकृत कम है ना। और अगर ऐसी कोई चाय है जिसमें शक्कर हमने अभी तक डाली नहीं है, तो इसकी सांद्रता 0 है। यहाँ पर शक्कर की बात कर रहा हूं, है ना, चाय की तो होगी, चाय पत्ती तो सेम ही होगी। तो अगर शक्कर की अपन बात कर रहे हैं, यानी कि सापेक्ष रूप से अगर देखा जाए, कोई भी वस्तु या कोई भी चीज या कोई भी पदार्थ है जिसमें पदार्थ की मात्रा अधिक है, वो सांद्र अधिक है। किसके सापेक्ष? पानी के सापेक्ष हम ले रहे हैं, या जिसमें भी वो डिजोल्व कर रहे हैं जो। अब यहां पर शब्द आया, एक शब्द आया विलयन। एक शब्द क्या आया? विलयन। अब यहां पर आपने कभी कभी किताबों में पढ़ा होगा विलायक, कभी आपने पढ़ा होगा विलय, कभी आपने पढ़ा होगा विलयन। ये तीनों चीज क्या है, इसको भी मैं क्लियर कर ही देता हूं। देखिए, ये सांद्रता तो समझ में आ गई, यानी कि आप जो शर्करा डाल रहे हैं या नमक डाल रहे हैं या जो भी पदार्थ डाल रहे हैं, उसकी ज्यादा मात्रा होगी, वो अधिक सांद्र होगा। अब आता है यहां पर, कभी कभी शब्द सुना होगा आपने विलय, कभी आपने सुना होगा विलायक, और कभी आपने सुना होगा विलयन। ये तीनों शब्द सुनने के बाद में आपको थोड़ी भ्रांति उत्पन्न होगी हो कि तीनों एक ही हैं, अलग अलग हैं, या भाई भाई हैं। देखिए सुनिए, जो लायक लोग होते हैं उनके पास कोई भी आकर बैठता है। लायक मतलब कौन होता है? जो अच्छे होते हैं। जो नालायक होते हैं उनके पास कोई नहीं बैठता है। तो लायक के पास में कोई भी जाके बैठेगा, बैठने का मतलब क्या हो गया? अपने आप को बोलेगा। अच्छा ही अच्छा व्यक्ति को साथ में रखेगा, बुरे व्यक्ति को साथ में नहीं रखेगा। तो देखिए, विलायक, विलायक मतलब ऐसा पदार्थ जो किसी अन्य पदार्थ को घोलता है। बताओ, विलय कम है, ज्यादा अक्षर है? विलय के अंदर 3 अक्षर है, और विलायक में कितने अक्षर हैं? 4 अक्षर हैं। तो ये ध्यान रखना कि जो कम पदार्थ होता है वो बड़े पदार्थ में जाकर घुल जाता है, उसे हम बोलते हैं विलायक, और जो घुल रहा है उसे बोलेंगे विलय। अच्छा, विलय और विलायक दोनों को मिला दिया जाए तो क्या कहेंगे हम? विलयन। क्या कहेंगे हम? विलयन। विलयन क्या है? जिसमें विलय भी है और विलायक भी है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने भी बात करी आपकी कि अगर हमने शर्करा है, हमने पानी के अंदर घोल दिया, तो शक्कर वाला जो पानी बना आपका, है ना, शक्कर वाला पानी जो बना वो आपका विलयन है।
लेकिन जो पानी है वो विलायक है, क्योंकि घोल रहा है, और शक्कर जो वो क्या है, विलेय है। इसी प्रकार आप जब नींबू पानी बनाते हैं तो नींबू जो है वो विलेय है, नींबू क्या है, विलेय है। शक्कर जो है वो विलेय है, और उसके अंदर थोड़ी सी मात्रा में जो आपने पदार्थ डाला है या नमक डाला है वो भी विलेय है। लेकिन वो सबसे बड़ा उसको घोलने वाला, डिजोल्व करने वाला कौन है, विलायक, यानी कि पानी। और इन पूरे पदार्थ बनने के बाद हम क्या बोलेंगे उसको, विलयन, तो बोलेंगे हम उसको विलयन। तो ये बात क्लियर हो जानी चाहिए विलायक, विलय और विलयन के बारे में। अब हमारे पास में आता है, चलिए इसको मिटा देते हैं। तो सांद्र विलयन अगर है हमारे पास में, और उसमें हमने किसी कोशिका को लाके रख दी, तो कोशिका पिचक जाएगी। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कोशिका के अंदर जो जल था वो बाहर चला गया, है ना। अब जल बाहर क्यों चला गया साहब, इस बात को समझिए। मेरे पास में ऐसा एक प्लेटी डिश है, वो पूरा का पूरा पानी से भरा हुआ है, और उसके अंदर हमने किशमिश को डाल दिया। आप जानते हैं किशमिश सिकुड़ी सिकुड़ी सी होती है, कुछ समय बाद में, घंटे 2 घंटे बाद वो किशमिश फूल जाती है। यानी कि किशमिश के अंदर पानी नहीं था या बहुत कम मात्रा में था, लेकिन इस कटोरे में, या यूं कहूंगा कि इस प्लेटेड डिश में पानी ज्यादा था। तो पानी कहां प्रवेश कर गया, किशमिश के अंदर प्रवेश कर गया। कारण क्या था, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, अधिक सांद्रता से कम। आप कहोगे सर इस पानी की कहां सांद्रता, भाई यहां पर पानी ज्यादा था, यहां पर पानी नहीं था, तो पानी कहां जाएगा, जहां नहीं था वहां जाएगा। ऐसी परिस्थिति में अधिक से कम सांद्रता की ओर कौन गया, पानी गया, और पानी इसको क्या कर देगा, फुला देगा। फिर आपने एक प्याला लिया, फिर आपने एक अंगूर ले लिया। अब आपने क्या लिया, आपकी बार अंगूर, और अंगूर फूला हुआ है, स्पित है, और ये जो आपने प्लेटी डिश ली है, इसके अंदर आपने इस बार शक्कर की मात्रा वाला पानी डाल दिया है। अब बस शर्त एक है कि शक्कर की मात्रा अधिक है, बहुत ज्यादा है, और आपने क्या किया, इसको इसमें डाल दिया। क्या होगा, अंगूर का जो पानी है वो बाहर वाले पानी की तुलना में ज्यादा है। अब आपको सर बाहर तो इतना पानी भरा हुआ है, यानी कि सांद्रता अंगूर के पानी की जो है वो बाहर वाले पानी की तुलना में ज्यादा है। तो ये पानी, अंगूर का जो पानी है वो कहाँ आएगा, बाहर आ जाएगा, और अंगूर पिचक जाएगा। ऐसा आपने करके भी देखा होगा कई बार, है ना, कि जैसे कि आपने बादाम डाली होगी पानी में या दूध में, बादाम जो होती है वो फूल जाती है। वो इसीलिए फूलती है क्योंकि रात भर के अंदर वो पानी उस बादाम के अंदर प्रवेश कर जाता है, उन कोशिकाओं। और अगर आप देखते हैं तो बारिश के दिनों के अंदर लकड़ी के दरवाजे जो होते हैं वो फूल जाते हैं, लकड़ी के जो फर्नीचर होते हैं वो फूल जाते हैं। तो उनका कारण भी परासरण ही है, इस प्रकार से हम समझेंगे इसको। तो किस प्रकार से परासरण है, क्या है, उसके बारे में एक बार अपन देखते हैं। 9th क्लास के अनुसार देखते हैं, इसको बढ़ा दो। चलिए साहब, हमारे पास में 3 प्रकार के विलयन आते हैं। कितने प्रकार के विलयन आते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन से, एक तो आता है अल्पपराशरी, एक आता है हमारे पास में समपराशरी, और एक आता है हमारे पास में अतिपराशरी। चलिए, यहां पर ही एक समपराशरी परासरण तो बात हुई, एक शब्द आता है विसरण का। अब ये विसरण शब्द आया, एक आया था परासरण, परासरण। इन दोनों ही शब्द को मुझे आज समझना है और समझाना है। विसरण का अर्थ यह होता है कि जब कोई वायु का आदान प्रदान हो, यानी कि गैसों का आदान प्रदान हो, उसे हम क्या बोलेंगे, विसरण। तो क्या लिखेंगे, विसरण के लिए क्या लिखेंगे, जब कोशिका में गैसों का आदान प्रदान होता है, इसे क्या बोलेंगे, तो इसे विसरण कहते हैं। क्या कहते हैं, विसरण। क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होगा, गैस आएगी और जाएगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए लिखते देखते हैं अपन कि मान लो ये कोशिका है, और इस कोशिका के अंदर धीरे धीरे मात्रा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रभाव बढ़ रहा है।
क्योंकि धीरे धीरे ऑक्सीजन जो है वो मात्रा कम होती जा रही है और इस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इकट्ठी हो गई। वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो थोड़ी कम मात्रा में हो गई और कोशिका के अंदर क्या होगी, अधिक हो गई। कोशिका की कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चली जाएगी, वातावरण में जाने की कोशिश करेगी और इस प्रकार से कोशिका के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगी और बाहर की तरफ क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। अब ये जब क्रिया होगी तब उसी समय यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आप भी जानते हैं अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ी तो ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो गई, कम हो गई और बाहर जो है वो ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर है तो वो कहाँ चली जाएगी, भीतर चली जाएगी। इस प्रकार से किसी भी कोशिका के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बना रहेगा। ऑक्सीजन का दहन हो जाएगा और वो कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाएगी। बाहर की कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाएगी तो वो क्या करेगी, एकत्रित होकर के निकलने का काम करेगी और वो निष्कासित हो जाएगी। जैसे ही वो निष्कासित होगी अंदर वापस क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रभाव बढ़ जाएगा क्योंकि बाहर कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता ज्यादा है और यहाँ पर क्या है, कम है। अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर प्रवेश करना क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। अब शब्द आता है हमारे पास में परासरण। जब प्लाज्मा लेमा या प्लाज्मा झिल्ली के माध्यम से किसी जल का या किसी पदार्थ का या अणुओं का क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होता है, उसे हम क्या बोलेंगे, परासरण बोलेंगे। उसे हम क्या बोलेंगे, परासरण बोलेंगे। कितने प्रकार का परासरण होता है तो मैंने अभी बताया आपको, अल्प परासरी, फिर समपरासरी और फिर मैंने बताया आपको कि अति परासरी, है ना। तो अल्प परासरी के बारे में बात करते हैं। परासरण में किसके बारे में बात करते हैं, तीन प्रकार के परासरण हुए। एक हुआ मेरे पास में अल्प, एक हुआ सम और एक हुआ अति। देखिए सबसे पहले आया अपने पास में अल्प परासरण दाब। अल्प परासरण दाब में क्या होगा कि जल में शर्करा या शक्कर ऑब्लिक नमक की सांद्रता क्या होगी, कम होगी, है ना। अगर किसकी तुलना में, कोशिका की तुलना में, कोशिका की तुलना में, ना। अगर प्लेटलेट्स भरी हुई है और इसमें मामूली मात्रा में आपने नमक डाल रखा है और आपने कोशिका को रख दिया तो कोशिका के अंदर से आदान प्रदान होगा। हाँ, इस समय ये ध्यान देने वाली बात है कि जल दोनों तरफ आएगा और जाएगा, यानी कोशिका में आएगा भी सही और कोशिका से निकलेगा भी सही, लेकिन क्योंकि बाहर की तरफ अत्यधिक दाब बनने की संभावना नहीं है तो ऐसी कंडीशन में कोशिका में क्या होगी, कोशिका स्फीत होगी। क्या होगी, स्फीत होगी या फूल जाएगी, फूल जाती है। कोशिका क्या हो जाती है, स्फीत हो जाती है या फूल जाती है। दूसरी परिस्थिति वापस बनती है हमारे पास में समपरासरण, समपरासरण दाब। जब समपरासरण में क्या होगा, कोशिका जैसी स्थिति में थी वैसी ही रहेगी, यानी कि कोशिका के बाहर, कोशिका के बाहर व भीतर वाला द्रव समान होता है, समान सांद्रता वाला होता है। अगर मैं बात करूं कि कोशिका के भीतर, कोशिका के अंदर और कोशिका के बाहर दोनों जगह अगर द्रव्य की मात्रा या द्रव्य की सांद्रता समान है तो द्रव अंदर भी जाएगा और बाहर भी निकलेगा, लेकिन उसकी जो स्थिति है वो समान बनी रहेगी। उसे क्या बोलेंगे, समपरासरण दाब। क्लियर है। अब आता है हमारे पास में अति परासरी। अगला पॉइंट क्या आता है हमारे पास में, अति परासरी, यानी कि तीसरा पॉइंट है अति, यानी कि जल का जो विलयन है वो कैसा होगा, जल का विलयन, जल का सांद्रता, जल की सांद्रता अधिक होगी। किससे अधिक होगी, कोशिका की सांद्रता। जल की सांद्रता किससे अधिक होगी, कोशिका की सांद्रता की तुलना में। और ऐसी कंडीशन में कोशिका क्या हो जाएगी, पिचक जाएगी या संकुचित हो जाएगी या सिकुड़ जाएगी। क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। तो अल्प परासरी में क्या हुआ, जो पानी भरा हुआ था हमने वो कैसा था, वो सांद्र नहीं था, ठीक है ना। अल्प यानी कि तनु था, क्या था, उसे तनु शब्द कहा। समपरासरी में दोनों में समान था और अति परासरण के अंदर क्या था, जो अति परासरण था उसमें क्या था,
उसमें सांद्रता, उसमें क्या था? सांद्रता। बाहर का पानी कैसा था? सांद्रता। इस प्रकार आपको समझना चाहिए, आपको समझ में आया होगा कि कोशिकाओं को अगर किसी भी पदार्थ में रखा जाए तो उसमें क्या होता है? परासरण होता है। और अगर गैसों का विनिमय होता है उसे क्या बोलेंगे? विसरण कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं अपन? विसरण कहते हैं। ये सभी क्रियाएं किसके कारण संभव होती है? ये सभी क्रियाएं संभव होती है हमारे पास में कोशिका झिल्ली के कारण। कहां से उठा के मैंने ये टॉपिक रखा था आप लोगों के सामने? 9th क्लास में। पेज नंबर कितना था? 69 के ऊपर इसको दे रखा है एनसीईआरटी की बुक में, आरबीएससी की बुक में। आप उठा के एक बार देखिएगा, वहां से आपको अति परासरण, अल्प परासरण और संपरासरण के बारे में जानकारी मिल जाएगी। वहीं से आपको कुछ कोशिका झिल्ली के बारे में जानकारी मिल जाएगी। कल की जो क्लास होगी उसमें हम बात करेंगे किसकी? हम बात करेंगे कोशिका भित्ति की। कि कोशिका भित्ति किस प्रकार की होती है उसके बारे में जानकारी करेंगे। तब तक आपको ये करना है कि अपने मित्रों तक इस वीडियो को भेज देना है, और आप लोगों ने कितना समझा है और कितना समझ में आया उसको मुझे कमेंट करके समझाना। जय हिंद, जय भारत।